नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह में, आपके साथ तेज नैन। चक्रव्यूह में आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यह चुनाव सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि साख का सवाल बन चुका है और तीनों ही दलों के लिए इसे जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है। इस चुनाव में हरियाणा की राजनीति का भी असर दिखने लगा है। सभी दलों ने हरियाणा से भी अपने नेताओं को चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी हरियाणा को दिल्ली में जो जीत हुई थी बीजेपी की हरियाणा में, उस जीत को दिल्ली में भुनाने की कोशिश में है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस भीतर की खींचतान जो है वो अब चुनाव प्रचार पर नजर आ रही है। जो बिखराव हरियाणा कांग्रेस का था, वो बिखराव अब यहां पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या हरियाणा की जीत को बीजेपी दिल्ली में भुना पाएगी और क्या कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को हासिल कर पाएगी। और इन सब के बीच क्या आम आदमी पार्टी फिर बाजी मार ले जाएगी। दिल्ली की जनता आखिर किस पर करेगी भरोसा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के चक्रव्यूह में। उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की राजनीति में हरियाणा की सियासत का बड़ा असर दिख रहा है। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अपने चुनावी अनुभव को पड़ोसी राज्य दिल्ली में भुनाने की ठान ली है। बीजेपी हरियाणा के कई कद्दावर नेताओं को दिल्ली चुनाव में प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा बीजेपी के नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए दिल्ली का चुनाव एक चुनौती की तरह है। अपनी खोई साख वापस पाने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा कांग्रेस की खींचतान ने दिल्ली की उम्मीदों पर असर डाला है। कांग्रेस ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हरियाणा के दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज किया। इस लिस्ट में हरियाणा से सिरसा सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को लिस्ट से बाहर रखा गया है। नहीं तो 3 आदमी ले लिए हमारे हरियाणा से, जो CWC के मेंबर हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सैलजा जी हैं, बहन जी, रणदीप जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, कार्य करें। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तीखा हमला किया। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब है और आने वाले दिनों में और खराब होने वाली है। ये पूरी तरह से जो है उदयमान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे, जिन्होंने सारा जो है जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं, क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं, आगे कांग्रेस का कुछ होने वाला है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की दिल्ली रणनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी की जनता केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रही है। मुद्दा एक ही है कि लोग पूछते हैं बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से, अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इस चुनावी रण में 3 बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक ओर आम आदमी पार्टी है, जो पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और अपने कामकाज और मुफ्त योजनाओं के दम पर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। दूसरी ओर बीजेपी अपने राष्ट्रवादी एजेंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ हरियाणा में मिली जीत को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस, जो पिछले कई सालों से संघर्षरत है, इस बार मैदान में नए जोश के साथ उतरी है और अपनी छवि सुधारने में जुटी है। सवाल यह है कि क्या पिछले नतीजों को दोहराया जा सकेगा या इस बार दिल्ली की राजनीति का नक्शा बदलेगा। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किससे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
दिल्ली का चुनावी दंगल और इस दंगल में सभी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, तो वहीं अब चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। तमाम स्टार प्रचारक अब नजर आने लगे चुनाव प्रचार में, लेकिन कई मुद्दे हैं जिनको लेकर खींचतान खूब हो रही है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो वादों की झड़ी लगाई गई है सभी दलों की तरफ से, वो कितना जनता को लुभा पाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिक्रमजीत पासी और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला सवाल पंकज बेनीवाल जी आपसे है। हरियाणा में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई, इतिहास रचते हुए जीत की हैट्रिक लगाई बीजेपी ने। अब पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आप लोगों को बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं कि हरियाणा में चुनाव हुआ ही है, बंपर जीत भी हासिल हुई है। अब राजधानी दिल्ली क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां पर उसका असर होगा। किस बिना पर आप लोगों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और क्या आपको वाकई में लगता है कि एक दशक से जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लोग को आप ढहा देंगे, सेंधमारी कर लेंगे? नमस्कार सुदेश जी, सभी साथियों को नमस्कार, हरियाणा की देवतुल्य जनता को नमस्कार और दिल्ली की देवतुल्य जनता को नमस्कार, पूरे देश की जनता को नमस्कार। देखिए, हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई, ये हरियाणा की जनता के प्यार और आशीर्वाद से, जनता जनार्दन का जो फैसला था कि कमल का फूल खिलाना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो पिछले 2 योजना से हरियाणा की सेवा कर रही है। और उन्होंने नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर, मनोहर लाल जी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। इससे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता सभी लबरेज हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो वो हमें लगता है कि जब हम दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली की जनता को जब हरियाणा के नेता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके अपनी बात बताते हैं या अपने किए हुए पिछले 10 सालों में काम गिनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में किए हुए काम और अरविंद केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी के 2 दशक मतलब 1 दशक जो 2 योजना का जो काम है, उनका जब अंतर पाते हैं तो वो अंतर हम दिल्ली की जनता को बताते हैं। दिल्ली की जनता बेहद उसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हरियाणा में जो नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर से इतनी अच्छी योजनाएं थी वो हरियाणा में लागू हो गई, लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने वो लागू नहीं होने दी। तो ऐसी तमाम सारी बातें आज दिल्ली की जनता के सामने हैं। दूसरा, हम ये भी दिल्ली की जनता को समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म या अरविंद केजरीवाल का आप अगर भूतकाल में जाएं तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे। जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अन्ना आंदोलन के अंदर पूरे देश से लोग पहुंच रहे थे, उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज क्रांतिकारी से भ्रष्टाचारी तक का सफर इन्होंने तय कर लिया है। आज ये भ्रष्टाचार भी कर चुके हैं। जब ये 2012 के अंदर अन्ना आंदोलन में बैठे हुए थे, सारी चीजें कर रहे थे, तो उस समय भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? सेंटर के अंदर केंद्र सरकार थी, दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। सब जगह कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर के एक अन्ना मूवमेंट खड़ा हुआ, वहां से आम आदमी पार्टी का जन्म होता है और इन्होंने अब भ्रष्टाचार भी करना शुरू कर दिया। इनकी पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा के आ चुकी है और इन्होंने कांग्रेस का समर्थन भी ले लिया है और समर्थन दे भी दिया है। अगर हम पहली ही सरकार की बात करें, जब इनकी 27 सीटें आई थी, पहली ही सरकार इन्होंने उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाई थी जिसके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की मुहिम लेकर के खड़े हुए थे। अन्ना आंदोलन में ये लोग खड़े हुए थे। तो इन्होंने दिल्ली की जनता को, देश की जनता को ठगा है। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपने 2020 में वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी कि हम यमुना को साफ कर देंगे और 2025 में मैं भी साथ डुबकी लगाऊंगा और आपके साथ भी डुबकी लगाएंगे। आज जब छठ पूजा करने के लिए हमारे भाई बहन जा रहे हैं तो उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी कौन सी यमुना की बात कर रहे थे, किसको साफ कर दिया उन्होंने? दिल्ली में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का कोई नियंत्रण नहीं है, ना सीवर लाइन ठीक है, ना वहां पर पानी की निकासी का कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है। आज दिल्ली वही जो पुरानी समस्याएं थी उनसे और समस्याएं बढ़ाई हैं। इन्होंने टैंकर माफिया के खिलाफ भी काम करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने ही टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया है। जहां पर इन्होंने कहा था कि 20,000 लीटर हम पानी दे देंगे,
बिना मोटर के पानी आएगा, लेकिन कौन सी बस्ती में आता है, कौन सी कॉलोनी के अंदर वो पानी आता है, वो भी तो बताएं। लेकिन हां, विज्ञापन पर जो मेरे साथी अभी एक अखबार की कटिंग शायद दिखा रहे हैं, विज्ञापन पर काम इन्होंने खूब अच्छा किया है। जो इनका कुछ करोड़ का पैसा हुआ करता था, आज वो 100 करोड़ से ऊपर जाकर के इन्होंने अपना बजट बना दिया है। ये तो इन्होंने काम किया, अपना विज्ञापन, झूठे विज्ञापन दिखाकर दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। इन्होंने कितने राशन कार्ड 10 साल के अंदर बनाए वो बताएं। 10 साल में कितने इन्होंने वो पेंशन बुजुर्ग लोगों की बनाई वो बताएं। अब इन्होंने कहा कि हम 2100 हमारी बहनों को हम पेंशन देंगे, एक भत्ता देंगे। आपकी सरकार पंजाब के अंदर 3 साल से है, 1000 रुपए के लिए कहा था महिलाओं को देंगे। कितनी महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपए दिया है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, वो जरूर यहां पर जोड़ करके बताएं पंजाब से कि इतनी महिलाओं को हमने दिया, और 1-2 महिला का नाम भी दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा है कि हमने लंबी फहरिस्त है आपके पास, बेनीवाल जी, आपके पास लंबी फहरिस्त है, मेरे पास भी सवालों की लंबी फहरिस्त है। हाँ, पूरा कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूं। 10 सेकंड। इन्होंने ये भी कहा है कि हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे बना दिए। इनके 67 एमएलए पहले थे, 62 एमएलए बाद में थे, 3 राज्यसभा सांसद पहले रहे, 3 राज्यसभा सांसद आज हैं। इनमें से कितनों के बच्चे या परिवार के बच्चों ने एक ने भी अगर नाम हो तो विक्रमजीत जी जरूर जोड़ करके बताएं कि हमारे इस एमएलए के बच्चे ने ये जो हमने 5 स्टार सरकारी स्कूल बनाया था इससे पढ़ाई की और आईआईटी एनआईटी में चला गया। इन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की टीम गई थी कि नहीं गई थी? विक्रमजीत जी जरूर बताएं। जब राघव चड्ढा आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, कौन से मोहल्ला क्लिनिक में जाकर आई डॉक्टर को दिखा करके उन्होंने स्लिप बनवाई थी, वो भी दिखाने का काम करें। जब कमर में दर्द हो जाता है, सत्येंद्र जो इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कमर में दर्द होता है तो अपोलो से इलाज क्यों लेते हैं? क्यों नहीं किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाते? गरीब लोगों को ठगने के लिए, दवाइयों में घोटाला करने के लिए, बेंचों में घोटाला करने के लिए, यह सब काम करने के लिए इन्होंने किया था। आबकारी नीति के लिए भी इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी आबकारी नीति बताई थी। अभी कैग की रिपोर्ट आई कि 2000 करोड़ से ज्यादा का यह घपला था, जिसको ये लोग अपने पटल पर भी नहीं लेके आ पाए विधानसभा में। तो ये सारे तमाम चीजें आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है और इनसे अब जवाब ले लेते हैं एक बार। विक्रमजीत पासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विक्रमजीत जी, चौतरफा घेरेबंदी है आम आदमी पार्टी की। एक तो जाहिर सी बात है कि एक दशक से आप सत्ता में हैं, तो सभी सियासी जो विरोधी है वो आपको घेरेंगे ही। और जो लंबी फहरिस्त अभी गिनवाई है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, जवाब है उनका क्या आपके पास? आप अभी भी वादे कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए भी आपने वादा कर दिया कि बसें फ्री होंगी आपके लिए और मेट्रो में 50% आपकी यात्रा तय हो जाएगी। तमाम वादों की झड़ी अभी भी क्यों? विकास गिनवाने के नाम पर क्या है आपके पास? क्या है विरोधियों के सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के पास? विक्रम जी, अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। सभी मेरे सुदेश जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही एक तरीका है, गाली गलौच या लगातार झूठ बोलना या झूठे प्रचार करना या झूठे इल्जाम लगाना। अब आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है, लोगों को राहत देने की बात करती है तो करके दिखाती है। 70 सालों में महज 24,000 क्लासरूम बने थे दिल्ली के अंदर, और हमारी सरकार ने 10 सालों में 22,711 क्लासरूम बनाए, वाईफाई, कंप्यूटर दिया, जबकि पहले ना पानी था ना बेंचेस थे। अगर मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, ये कहते हैं जी कि वो नहीं गए, सतेंद्र जैन नहीं गए। इनको पता होना चाहिए कि जो मेडिकल केसेस होते हैं उनको हम एक्सपर्ट्स की सलाह से 3 कैटेगरीज में रखते हैं। मोहल्ला क्लिनिक माइनर प्रॉब्लम्स के लिए, आम लोगों के लिए, एक राहत के लिए बनाए गए हैं जो सक्सेसफुली चल रहे हैं, और यह केंद्र सरकार भी मानती रही है। अच्छा, दूसरी बात, सरकारी स्कूलों का स्तर आम आदमी पार्टी में ऊंचा हुआ, खुद इनका नीति आयोग भी मानता है, और ये भी विदेशी जो पर्यटक आते हैं या विदेशी जो राजनेता आते हैं उनको दिखाने के लिए भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 20 प्रदेशों में पंजाब में तो सिंगापुर जा रहे हैं टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स। पंजाब की सरकार तो सिंगापुर भेज रही है, दिल्ली क्यों नहीं लेकर आ रहे उनको? ये भी एक रीजन है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पंजाब का बच्चा वर्ल्ड लेवल पे कंपीट करे। एक टेस्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे, हिंदुस्तान पिछले 10 सालों से हिस्सा ही नहीं ले रहा था।
आप जरा उसको चेक कीजिएगा। तो इसमें क्या गलत है? अगर हम बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए कोई हक नहीं है? उसके बाद सुनिए, अभी तो मैं और भी बताऊंगा। हमने 200 यूनिट बिजली इस महंगाई के जमाने में, जो बीजेपी झूठे वायदे करके आई थी कि 50 रुपए हम पेट्रोल देंगे, 40 रुपए डीजल देंगे, 250 रुपए का सिलेंडर देंगे, वो कुछ नहीं किया। उस महंगाई के जमाने में सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर ले गए थे ये। आज पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर है। आज रुपये की हालत, मोदी जी कहते थे ना, ऐसे नहीं गिरता रुपया, नीयत में खोट होती है। तो आज रुपया 87 पे पहुंच गया, जो 40 पे लाने का वादा करते थे। हमने इस महंगाई के जमाने में दिल्ली के लोगों को राहत दी है। हमने इस महंगाई के जमाने में लोगों को, महिलाओं को बसों में सफर फ्री की बात की थी तो करके दिखाया। हमने अगर लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी तो करके दिखाया। अगर हमने लोगों को सेहत सुविधाएं देने की बात की थी तो करके दिखाया। हमने अगर शिक्षा सुविधाएं देने की बात की थी तो करके दिखाया। और अगर हम अब 2100 की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाला झूठा जुमला नहीं है 15 लाख वाला। हम 2100 महिलाओं को देंगे। अगर हम संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं तो संजीवनी योजना देंगे। अगर हम पुजारियों और ग्रंथियों को कहते हैं तो देंगे। बीजेपी ने क्या किया हरियाणा में? बीजेपी ने हरियाणा में, खट्टर साहब ने क्या कहा था 2023 में कि मौलवियों को 16,000 देंगे, पुजारी ग्रंथी याद नहीं आए, हम करके देंगे। आपकी तरह झूठे वायदे नहीं करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वायदा केंद्र में आपने किया, नहीं पूरा किया। उल्टा 12 करोड़ नौकरियां छीन ली। हरियाणा में 2 लाख स्थायी नौकरियां देने का झूठा वादा किया था बीजेपी ने। अभी तक बीजेपी सीईटी का एग्जाम नहीं ले पाई। झूठ ना बोले है ना जी। अब करप्शन की बात प्रोपेगेंडा ना करें। अरे सुन तो लीजिए जी, मेरी बारी से। आप बीच में मैंने बोला आपको, आपने इतना कुछ झूठ बोला, मैंने कुछ कहा? अब आराम से सुनिए, मैंने हजारों सुनिए। अभी तो आपके करप्शन की पोल खोलूंगा, जो भ्रष्टाचारियों की शर्मस्थली बनी हुई है ना बीजेपी, अभी तो उसकी बात करता हूं। जनता के सामने अधिकारी हैं, एक महिला बताओ, सुदेश जी, शुभेंदु जी आएंगे आपके पास। एक बार जवाब ले लेते हैं, मैं भी सवाल पूछ लूंगी बीच बीच में, क्योंकि बात यहां पड़ोसी राज्य हरियाणा की हो रही है, हम उसको पंजाब को भी जोड़ लेते हैं। हम कह रहे कि क्या वहां का आम आदमी पार्टी का पंजाब का और हरियाणा की बीजेपी सरकार का फॉर्मूला यहां पर फिट बैठेगा क्या उस फॉर्मूले के जरिए दोनों पार्टियां मतदाताओं को साध पाएंगी? क्या जो चुनावी वादे थे वो पूरे कितने हुए, इस पर सवाल पूछा जा रहा है आपके विरोधी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। पासी जी। बिल्कुल सुदेश जी, मैं वही बता रहा था कि हमने जो वायदे किए थे, जो गारंटियां दी थी, 90% गारंटियां हमने पूरी की हैं और जो अब भी कह रहे हैं वो भी पूरे करेंगे। एक तो मेरे डॉक्टर पंकज जी बड़े आदरणीय हैं, इनके मुंह से खुद ही निकल गया 2 दशक आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनको भी पता है कि अभी 2 दशक इनका कोई चांस नहीं है बीजेपी का। ठीक है कि इधर उधर से शोर मचा रहे हैं, पता इनको भी है इनकी लिस्ट कब आई है, अभी तक चेहरा नहीं दे पाए। अच्छा, अब मैं बात करता हूं दूसरी। अब पंजाब में भी अगर हमने वायदे किए थे तो आपने देखा होगा 50,000 से ज्यादा रोजगार दिए। आम आदमी क्लिनिक के जरिए लाखों लोगों को डेली वहां पे टेस्ट, दवाइयां फ्री मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों का स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए हमने स्तर ऊंचा किया। हमने तो उल्टा संस्थान खरीदे हैं। पंजाब में कोल माइन खरीदी, वो दोबारा शुरू करवाई। हमने थर्मल प्लांट खरीदा और इनके समय में तो भेल बेचा, रेल बेचा, क्या क्या बेचा, ये सबको ही पता है। दूसरी बात, अब सुदेश जी, हरियाणा के अंदर इन्होंने 2 लाख स्थायी नौकरियां देने का वायदा किया था। आज तक सीईटी का टेस्ट नहीं ले पाए। केंद्र इन्होंने दिल्ली के लोगों को कहा था 2022 तक सभी को पक्के मकान देंगे। 2,36,000 लोग बेघर कर दिए, उनको पक्के मकान नहीं दे पाए। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करने वालों ने 12 करोड़ नौकरियां छीन ली। आप देखिए नोटबंदी के समय कितनी नौकरियां छीनी, उसके बाद कितनी छीनी। एमएसएमई सेक्टर, उसका इन्होंने बुरा हाल कर दिया। देखिए विक्रम जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 2 मोटी-मोटी बातें आपसे मैं पूछ रही हूं, 2 सवाल मैं आपसे कर रही हूं। आज ही चुनाव प्रचार में हरियाणा के मुख्यमंत्री उतरे, 2 बड़े मुद्दे उठा दिए उन्होंने। पहला कहा कि 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे, तिहाड़ जा रहे, यानी करप्शन का मुद्दा उठा दिया गया, आपका नीति का मुद्दा उठा दिया गया, और शीश महल की बातें तो लगातार हो ही रही है। आप भी जानते हैं इस बात को कि बहुत घेरेबंदी की है इस मुद्दे के तहत आम आदमी पार्टी की। दूसरा यहां पर मुद्दा यह भी कि आयुष्मान योजना जो लागू नहीं है दिल्ली में,
उसको लेकर कह रहे हैं नायब सिंह सैनी कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा आ जाए, मैं उनको इनवाइट करता हूं, कार्ड बनवा देंगे, उनको लाभ होगा। अब ये बड़े मुद्दे और सीधे आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसकी काट है क्या आम आदमी पार्टी के पास? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। पहले तो आयुष्मान जो योजना की ये बात करते हैं, आपने देखा होगा ना, सबसे बड़ा घपला था। 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका डेट ऑफ जो डिस्चार्ज है वो पहले की है और उनकी जो डेट ऑफ एडमिशन है या सर्जरी है वो उसके बाद की है, और उससे बढ़िया फैसिलिटीज हम दिल्ली में दे रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, उसमें 60 साल के ज्यादा लोगों का कोई उसमें इलाज नहीं हो पा रहा था। दूसरा, किसी के घर में अगर स्कूटर है तो वो उसमें शामिल नहीं किया जाता था। बड़ी कंडीशंस लगा रखी थी इन्होंने, इसलिए हमने कहा कि हम उससे बेटर दे रहे हैं। दूसरी, इन्होंने अब कहा कि आपने कहा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं 8 फरवरी को। देखिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है, कैसे गवाहों को 9-9, 10-10 बार बयान लिए गए, किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी के बेटे को अंदर कर दिया, कि किसी भी तरीके से जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उस पर कोई ना कोई कीचड़ उछाला जा सके। 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। और इनके शुभेंदु अधिकारी याद है, 2 इलेक्शन लड़ गई थी बीजेपी, उसके घोटाला करता है जी, घपलेबाज है जी। जिस दिन वो शामिल हुआ, गंगा जल छिड़का शामिल। छगन भुजबल, उसकी फाइल सीबीआई ने गुम कर दी, कहते हैं जी फाइल ही गुम हो गई जो उसके पर इल्जाम लगाते थे। हेमंत विश्व शर्मा, बीजेपी ने बुकलेट जारी कर दी थी। इसलिए ना इनका, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो दामन है पूरी तरह भ्रष्टाचार के कीचड़ में बिल्कुल लिप्त था, तो आम आदमी पार्टी इनको कटघरे में खड़ा करती थी। अब इन्होंने षड्यंत्र रचा कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी के ऊपर भी कोई छिंटे मार दो भाई झूठे, सो दैट के हम लोगों में कह सकें। तो इन्होंने ये जो एक्साइज वाला एक ड्रामा रचा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पिंजरे का तोता, खुद कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ईडी इन्होंने बना ली है इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी। अब वो, अच्छा एक चीज और बताता हूं सुदेश जी, सरेआम सुदेश वर्मा पैसे बांटता है, बूट बांटता है, ईडी या सीबीआई कुछ नहीं कहती कहां से आ रहा है वो करोड़ों रुपया, पूछा नहीं जाता। हाँ जी सुदेश जी, मैं वही कह रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ जहां कोई रिकवरी नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है, वहां हर लीडर को पार्टी, एक ही पार्टी के लीडर को कि यार और तो कहीं फंस नहीं रहा, इसी में उलझा दो। और इनको मिला क्या, चांदी का एक झुनझुना, एक चांदी का झुनझुना मिला था। अच्छा, दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं कि इनके लीडर्स तो, इनके बंगारू लक्ष्मण जी तो शरेआम पैसे लेते पकड़े भी गए और सजा याफ्ता भी हुए। इनके लीडर्स की अगर मैं कहूंगा ना, तो नारायण राणे, अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग, मोदी जी कहते थे 2 दिन में पता नहीं क्या डील हुई, 70,000 करोड़ में से क्या लेन देन हुआ कि आज इनका चहेता बेटा है अजीत पवार। इनके कितने जवाब ले लेते हैं, फिर मैं योगेश सियाल जी और मोहम्मद अमीन जी के पास जाऊंगी, फिर आती हूं आपके पास लौट के। तब तक आप और जवाबों को तैयार कर लीजिएगा। जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी? छोटा सा जवाब लेकिन, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास मैं एक बार जाना चाहती हूँ। बार बार कीचड़ का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, तो जिस झाड़ू से कीचड़ साफ करने आए थे उसी कीचड़ में खुद लोट पलोट हो गई है पूरी आम आदमी पार्टी। क्रांतिकारी से भ्रष्टाचारी का सफर इन्होंने जो तय किया है वो पूरी की दिल्ली की जनता ने देखा है, और अब की बार उसी झाड़ू से दिल्ली की जनता इनका सफाया कर देगी। और अब की बार कमल वहां खिलने वाला है, जो कीचड़ में कमल खिलता है वो कमल अब की बार खिलेगा, और इनकी झाड़ू से इनका ही सफाया कर देंगे। क्योंकि इनके जितने भी भ्रष्टाचार हैं, काले कारनामे, ये कितने ही उनको छिपाने की कोशिश कर लें, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। जितने भी नाम इन्होंने लेने के लिए काम बात की, कानून अपना अपने तरीके से काम कर रहा है। अगर कानून इनके ऊपर हाथ डालता है तो कानून गलत है, कानून अगर इनके फेवर में काम कर दे तो कानून बहुत अच्छा है। तो इनका जो मापदंड है कानून के लिए, ईडी के लिए, सीबीआई के लिए, वो अलग तरीके का है। हार जाए तो ईवीएम जिम्मेदार है। ये तो पहले तो कांग्रेस का समर्थन लेते हैं, फिर कांग्रेस को गालियां भी देते हैं। तो इनका दोहरा मापदंड पूरे देश ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरे पंजाब ने भी देखा है। तो इनका अब की बार सफाया होना तय है। ये अब की बार क्यों नहीं कहते कि हमने 10 साल में काम किए हो तो वोट दे देना। हमने हरियाणा में कहा था कि हमने काम किए हैं तो हरियाणा की जनता हमें वोट देगी, और हम अपने काम गिनाते थे। लेकिन ये तो नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। ये क्यों नहीं कह पाते, या अरविंद केजरीवाल खड़े होकर क्यों नहीं कह पाते कि भाई मैंने काम किए हो 10 सालों में, तो अब की बार मुझे फिर से चुन लेना। लेकिन इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब दिल्ली की जनता खुली हवा में सांस लेना चाहे तो दुर्गंध मिलता है, पॉल्यूशन मिलता है, AQI 400-500 के पार मिलता है। गंगा में, यमुना में जाना चाहे तो यमुना में नहीं जा सकते हैं। तो अगर सड़कों पे निकलना चाहे तो टूटी सड़कें मिलती हैं। स्लम बस्ती में जाना चाहे तो हमारे जो गरीब साथी हैं वो सारे वहां पर सीवर के पानी में रहते हैं। तो ये बताएं तो सही विक्रमजीत जी कि इन्होंने दिल्ली को इतना नरक क्यों बना दिया है
इनके पास इन सवालों के जवाब तो नहीं है। लेकिन जितने भी सवाल मैंने पूछे थे, एक का जवाब ये नहीं दे पाए। मैंने पूछा एक महिला को 1500 नहीं, एक महिला को जिसको 1000 रुपए पंजाब में दिए हो बीते 3 सालों में, एक का नाम बता दे, एक ही का। वादों की झड़ी पर भी आएंगे, वादों की झड़ी पर भी आएंगे। वो सवाल बीजेपी से भी बनता है और आम आदमी पार्टी से भी। योगेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बड़ी विडंबना है और दुविधा भी है कांग्रेस के लिए दिल्ली के चुनावी दंगल में। हम देख रहे हैं कि पहले इंडिया अलायंस के तहत आप बीजेपी खिलाफ नजर आए थे, चाहे हमने लोकसभा चुनाव में देखा, उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी देखा। अब यहां आप लोगों ने राहें अलग कर ली हैं। उधर बीजेपी ताल ठोक रही है ये कहते हुए कि हमने करिश्मा करके दिखाया हरियाणा में और अब बारी है राजधानी दिल्ली की। कैसी स्थिति है कांग्रेस की और क्या हरियाणा कांग्रेस का कोई योगदान होगा? क्योंकि कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है वो स्टार प्रचारकों की सूची के जरिए एक बार फिर से बाहर आ गई। देखिए सुदेश जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मैं समझता हूं कि दिल्ली में बिल्कुल उसका हरियाणा कांग्रेस का भी एक प्रभाव रहा है और हरियाणा का भी, क्योंकि दिल्ली को तीनों ओर से हरियाणा घेरे हुए है और बहुत से लोग दिल्ली में, हरियाणा के लोग वहां जॉब भी करते हैं, रहते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो बिल्कुल आपका सही सटीक सवाल है, क्योंकि देखिए पिछले 3-4 महीने से भाजपा की सरकार है हरियाणा में और उसका बिल्कुल जो दिल्ली की जनता है उसकी समीक्षा भी करेगी और वो आकलन भी करेगी किस तरह से इन्होंने जो वादे किए जनता से, वादे पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। ये पार्टी तो, इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े रेपिस्ट निकले, ये कितनी बड़ी जो आधी आबादी है, वो देश की आधी आबादी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक रेपिस्ट से त्यागपत्र भी नहीं ले रही। ये देखिए कितनी विडंबना की बात है कि आज खुद उस महिला ने आरोप लगाया कि गवाहों को मुझे प्रभावित किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। तो ये बातें दिल्ली की जनता बिल्कुल देख भी रही है, सुन भी रही है और समझ भी रही है, क्योंकि जिस रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का घिनौना कार्य कर सकता है, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं, तो आम कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज जनता के सामने है। और दूसरी बात मैं आता हूं, इन्होंने हमारी बहनों से वादा किया था 2100 रुपए महीना देने का। वो आज 4 महीने हो गए हरियाणा में, वो बहनें लाइनों में लगी हुई है और वो इंतजार कर रही है, पासबुक देख रही है कि पैसे आए क्या। आज 4 महीने बीत गए, जो इन्होंने अपना वादा, एक हरियाणा जो इतना संपन्न स्टेट है, उस स्टेट में उन्होंने वो पूरा नहीं किया, वो भी दिल्ली की जनता समझ रही है। और तीसरा मैं मुद्दा आता हूं, बिल्कुल जो युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, आज 4 माह का समय हो गया, सीईटी का एग्जाम नहीं करवाया, यूनिवर्सिटियों में भर्तियों पर रोक लगाई हुई है। जो ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस को कहते थे, वो कांग्रेस ना होकर भारतीय जनता पार्टी की गैंग है। मैं बिल्कुल वो चिट्ठी दिखा सकता हूं जिसमें डीएचसी ने क्लियर बोला हुआ है कि कहीं भी यूनिवर्सिटी में आप अपॉइंटमेंट नहीं करोगे, टीचिंग नॉन टीचिंग। तो ये पद भरना ही नहीं चाहते, अध्यापक नहीं है हरियाणा में, तो इनसे क्या समझे। सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ सत्ता पाना, पैसे के बल पे, धन बल के बल पे। जिस तरह से प्रवेश वर्मा योगेश जी, दिल्ली चुनाव में मुकाबला किससे है आपका? आप बीजेपी पर वार कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? हालांकि राहें तो अलग हो गई हैं आपकी, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुश्किल तो होती होगी, सहज तो होते हैं नेता कि जिनके साथ मिलकर चुनाव में प्रचार किया था हमने, अब यहां पर हम अलग अलग हैं, मुकाबला किसके साथ? देखिए आपका सुदेश जी मुख्य सवाल था कि क्या हरियाणा का असर आएगा, तो उसका जवाब मैंने दिया है, बिल्कुल आएगा। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। और दूसरा, जो आप पार्टी के साथ हम लोकसभा चुनाव में हमने बिल्कुल मिलकर चुनाव लड़ा था, क्योंकि जो देश में सबसे बड़ी जो परिस्थितियां थी, आज भी वो स्थिति है, संविधान बचाने की जो एक लड़ाई थी, उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए, जो इनका 400 पार का नारा था। और आज भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि दिल्ली में कोई रेस से बाहर है, मुकाबला हमारा आम आदमी पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी केवल पैसे के बल पे, प्रवेश वर्मा जी पैसे बांटते हुए सरेआम पकड़े गए और इनके महाराष्ट्र में नेता सरेआम पकड़े, एफआईआर दर्ज हुई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुदेश जी, ये तो एक जो
इस तरह की एक इनका सर्टिफिकेट है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, अगर कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में उसमें शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल ईमानदार और दूध का दूल्हा हो जाता है। ये देखिए, वही मैं उसी बात पे आ रहा था, किस तरह से इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसका जवाब दिल्ली की जनता वोट की चोट से देगी। ये वो बलात्कारी लोगों को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं कि इनसे क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता और देश की जनता। और आज आप देखिए, उनसे इस्तीफा देना दूर, उनके ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा। मैं विज साहब का एकमात्र इनके नेता है मंत्री जिन्होंने वकालत की है कि इस्तीफा दिया जाना चाहिए। इनके जो पार्टी के एकमात्र मंत्री ने इस बात की मांग की है, परंतु पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है स्वदेशी। तो ऐसी पार्टी से मैं समझता हूं कोई अपेक्षा रखना कोई समझदारी नहीं है। ये तो जनता ही समय पे इनको जवाब देगी 8 तारीख को। और हरियाणा में जिस तरह से इन्होंने ठगा और जनता को, आम आदमी पार्टी के लिए भी कुछ कह दीजिएगा, फिर मैं जाती हूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास आपके ऊपर ही रिएक्शन लेने। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो 10 साल का जो कार्य था, एक उसकी जो जिसका जन्म हुआ था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने उसका जन्म करवाया था। क्योंकि जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच थी। आज कहां है अन्ना हजारे जी? भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं बोलते। वो ये पार्टी आई थी भ्रष्टाचार का एक प्रोपगंडा रच के, जो पार्टी आई थी वो आज आप देख रहे हो कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है दिल्ली में। सिर्फ झूठे वादे, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रोपगंडा इन्होंने किया है, नहीं तो दिल्ली की जनता बेहाल है। और जो शीला दीक्षित जी वाली जो दिल्ली, उसको आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। उन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना जो विज्ञापनों पे मोटा पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने काम करके दिखाया था। और आज दिल्ली की जनता वही दिल्ली चाहते हैं, वही विकास की रफ्तार पकड़ना चाहती है जनता। और मैं समझता हूं दिल्ली में बिल्कुल हरियाणा का असर भी होगा और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, पंकज बेनीवाल जी, गंभीर आरोप लगाए कि वादे तो आपने भी किए थे। 100 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, उस रिपोर्ट कार्ड में इस बात का जिक्र होगा क्या कि महिलाओं को आपने जो वादा किया था 21 रुपए देने का, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। गैस सिलेंडर सस्ते में देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हमने कहा था वादे समय समय पर पूरे होते सारे। 5 साल का एजेंडा था जो हमारा संकल्प पत्र था, जिसमें हमारे 20 मुख्य हमारे संकल्प लिए थे, वो अगले 5 साल के लिए थे। कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आते ही और कैबिनेट की बैठक ही सारे हो गए। लेकिन जो मेजर मुद्दा था, जो हमारे किसानों का मुद्दा था कि 24 फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए, वो हमने पहली कैबिनेट में बैठ के पास कर दिया कि हम अब 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदेंगे हरियाणा का किसानों का एक एक दाना। ये सबसे बड़ा फैसला था। लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस के नेता कह रहे, कल ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि 24 फसलें हरियाणा में होती नहीं, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहे कि 24 फसलें तो होती नहीं, एमएसपी कहां से दोगे आप 24 फसलों पर? इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। सुदेश नैन जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो भी दाना उगेगा वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा। 24 फसलें हम कह रहे हैं, अगर कोई वैकल्पिक कोई फसल उगाता है उसको भी मिलेगी। अब योगेश सिहाग जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को अगर ये दर्द है, ये परेशानी है, तो इसका कोई इलाज नहीं है कि 24 फसलें नहीं है, 48 फसलें नहीं है, 50 फसलें। अरे हरियाणा में उगने वाला हर एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया। दूसरा सरकारी, रुकिए सिहाग जी, दूसरा डायलिसिस के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, आते ही हमने कर दिया कि हरियाणा के जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें डायलिसिस फ्री होगी, डायलिसिस मरीजों के लिए। तो जो हमने काम कहे वो किए, ये कमिटमेंट की सरकार है। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यह कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा, उन 24,000 बच्चों को पहले, ये महिलाओं वाला जो मुद्दा है ना सर, ये महिलाओं को जो अब नया एक जो विश्लेषक है वो भी ये मानते हैं, जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं चुनावी राजनीति के हिंदुस्तान के, वो भी ये मान रहे हैं कि लगातार जो विधानसभा चुनाव में परिणाम आ रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कि जो महिलाओं को लेकर घोषणाएं होने लगी, जो वादे होने लगे, ये एक मास्टर कार्ड बन गया है। महाराष्ट्र में पूरी बाजी पलट दी कह रहे हैं महिलाओं को, जो वादा किया था बीजेपी ने, और यहां पर छत्तीसगढ़ में भी बाजी पलटती। अब ये फॉर्मूला हरियाणा में भी फिट बैठा नजर आया। और अब बात हो रही जब राजधानी दिल्ली की, तो इस विधानसभा चुनाव में भी अगर 21 रुपए का वादा वहां आम आदमी पार्टी करते हो, आप 25 रुपए का वादा कर रहे हैं,
तो महिलाओं के वादे जो हो रहे हैं पैसों को लेकर, ये महिलाओं के लिए वादा तो हो रहा है, तभी मैं सवाल आपसे पूछूं क्या हरियाणा में जो वादा किया था वो पहली कलम से पूरा नहीं होना चाहिए था? सुदेश नैन जी, नायब सिंह सैनी जी ने अभी कुछ दिन पहले पीसी करके ये स्पष्ट कर दिया था कि जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो हमने वादा किया, जो हमारा संकल्प है, वो बहुत जल्द आपके सबके सामने पूरा होगा। हरियाणा की जनता ने या देश की जनता ने, तमाम जो महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, ये सारी जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है कि ये वो पार्टी है जो कहती है वो जरूर करती है। ये आम आदमी पार्टी के जैसे छलावा पार्टी नहीं है कि कहती कुछ है करती कुछ है। भ्रष्टाचार करके 2-2 हजार करोड़ के पैसे भर लेते हैं अपने जेब के अंदर और फिर हरियाणा की जनता को, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को विज्ञापनों के माध्यम से दिखाते कुछ और हैं। तो ये हरियाणा की जनता या देश की जनता या आप दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के ही जो संकल्प हैं उन पर पूर्ण तरीके से भरोसा करती है कि ये पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है। कमिटमेंट की सरकार है हमारी जवाबदेही है। इन लोगों की कोई जवाब नहीं है। ये लोग तो जीतते हैं, भाग जाते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम तो जो 40 की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उसमें भी नहीं है। अब वो बहुत बड़ा कहावत नहीं, एक डायलॉग माइम चल रहा था जब चुनाव चल रहे थे कि बूंदी बन गई। तो अब की बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दिल्ली चुनाव के स्टार प्रचारक नहीं बने, उनमें बूंदी बन गई। तो ये जो इनका जो आपसी गठबंधन नहीं है, जो इनका आपसी गठजोड़ नहीं है कांग्रेस पार्टी का ही, उसकी वजह से कांग्रेस बहुत बैकफुट पे है। कांग्रेस का जब तक आपस में सामंजस्य नहीं होगा, आज कुमारी सैलजा को या सुरजेवाला को तरजीह दे देना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो 2 बार के सीएम रहे हैं, अशोक गहलोत भी हैं, चन्नी भी हैं, मुकेश बघेल भी हैं, ये भी पूर्व सीएम है, लेकिन उनको जगह दी गई है स्टार प्रचारक के अंदर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको ये कहते हैं हमारे बहुत सीनियर नेता है, हमारे उम्रदराज नेता है, बहुत अनुभव है, उनके अनुभव का फायदा आज दिल्ली में नहीं लेना चाहते। तो ये इनकी जो आपसी रार है, जो इनकी आपसी लड़ाई है, वो साफ दर्शा रही है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति आज देश के अंदर या दिल्ली के अंदर कर रही है। जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मोहम्मद अमीन जी, मैं उनके पास एक बार जाना चाहती हूँ, उनसे भी हम समझना चाहते हैं, बारीकी से इस चुनाव को देख रहे हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, हर राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा पाएंगे कि हरियाणा का फॉर्मूला, पंजाब का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के लिए, हरियाणा का बीजेपी के लिए, या फिर कांग्रेस कितना असर दिखा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। मोहम्मद अमीन जी, आपसे समझना चाहते हैं, जो फॉर्मूला यहां पर फिट किया जा रहा है इन 3 बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से, आपको लग रहा है कि फला पार्टी ज्यादा सटीक तरीके से इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब होती है, नजर आ रही है? सर अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। मोहम्मद अमीन जी, जी आ रहा जी आवाज? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप ये देखिए कि हमारी जो स्थिति है देश की, उस स्थिति के सामने आपको देखना होगा और समझना होगा कि हमारे देश की जनता है बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, और चूंकि आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेज हो चुका है, हर चीज एडवांस हो चुकी है। तो ये जो इतनी योजनाएं बताई जा रही हैं या जो योजनाएं दी जा रही हैं, इनको पब्लिक जो है बड़े ध्यान से देखती है। आपने अभी देखा कि पिछली बार 2 बार चुनाव हो चुके, अब की तीसरी बार केजरीवाल का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में। तो उससे पहले उसने केंद्र में तो दिया मोदी जी को और बिठाया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और इनको सीएम की सीट दी गई, जबकि कोई स्थिति ऐसी नहीं थी आपकी कि उस वक्त देखा जाता कि जो उनके सर्वे आ रहे थे उसमें कोई भी बढ़त नहीं थी आपकी पार्टी को। लेकिन जब रिजल्ट आए तो उनके अभी भी आप देखिए कि 7 की 7 सीटें बीजेपी को गई हैं। लेकिन जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, जिस तरह इन लोगों ने काम किया है, आपकी पार्टी ने भी जो काम किया है, वो जनता बिल्कुल देख रही है, और उनके जो वोटर्स हैं वो सॉलिड वोटर दिखते हैं। और जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। और अब की बार तो देखने को ये सामने आया है कि जो इंडिया का गठबंधन का एक कांग्रेस का मेन लीडिंग पार्टी थी, वो अब इनके सामने आ चुकी है। जिस तरह लड़ी आके हिमाचल हरियाणा में, उसी तरीके से ये लड़ी वहां पर अलग होके पार्टी आप देखिए, और उसने यही कश्मीर में भी किया इन लोगों ने, आपकी पार्टी ने। तो अभी ये आपस में ही इनके वोट बटेंगे, ऐसा लगता है मुझे। और ये देखिए केजरीवाल के पास जो वोट थे वो कांग्रेस के ही शिफ्ट किए हुए वोट थे, और आज देखिए स्थिति क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी अगर आई है और उन्हीं की बुराइयां कर रही जिनके पास अभी तक ये बैठ रहे थे। और इस तरीके से तो जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है। जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। आप देखिएगा
कि इनकी जो भी पार्टी जिस तरह की बात करती है, वो झूठे बातें कर रही है, सच्चे वादे कर रही है, पब्लिक को क्या मिल रहा है, और पब्लिक के सामने महंगाई भी मौजूद है जो जहाँ पर मौजूद है। आपकी बात से क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ मोहम्मद अमीन जी, और जनता देखती है कि उसको किस चीज से फायदा है, इसीलिए क्या मैं ये मतलब निकालूं आपकी बात का कि मुकाबला यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है? अच्छी तरह समझ जाए और एक बार में हो। देखिए कॉस्टली चुनाव होते हैं, समझदारी से लोगों को वोट देना चाहिए, लेकिन इसीलिए दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि जनता पढ़ी लिखी नहीं है। पहले ज्यादा मैं समझता हूँ कि 70-80% यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, और रेस्ट ऑफ जो जनता है वो मजदूर, लेबर, किसान है। लेकिन अब इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है कि अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें अचंभे वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो कि चौंका देंगे, चाहे हर पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या वो आपकी पार्टी हो। अभी देखने को जनता दिखा देगी अब की बार कि हम किस तरह से वोट करते हैं। जी चलिए, आप सुन नहीं पा रहे मेरा सवाल, मैंने आपसे बीच में सवाल पूछा था, लेकिन कोशिश करते हैं फिर आपसे जुड़ूं और बातचीत करूं मैं आपसे। पंकज बेनीवाल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। मेरा सवाल आपसे कि फ्री बीज को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बहुत घेरा, पहली बार में भी और जब दोबारा चुनाव हुए तब भी, लेकिन अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर निकल पड़ी है। अगर आम आदमी पार्टी को घेरना है तो बीजेपी को भी लगने लगा है कि ये रेवड़ियां तो बांटनी ही पड़ेंगी। आपका जो हम पूरा मैनिफेस्टो देख रहे हैं उसमें सब कुछ यही नजर आ रहा है। सुदेश जी, देखिए हमने ये भी कहा कि दिल्ली कोई भी सरकार होती है, मैं एक बार सभी के प्रोस्पेक्टिव में बात करता हूं, कोई भी सरकार बनती है उसकी अपनी अच्छी नीतियां होती हैं, लेकिन सोच और कार्यशैली कैसी है, बात वो है। हमने कहा कि जो कल्याणकारी नीतियां दिल्ली के लिए फेवरेबल हैं, जो चल रही हैं, हम उनको बिना भ्रष्टाचार के अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो हमारी जो योजनाएं हैं हम उनको भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं करेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाएं, चाहे किसी का भी उठाएं, हर एक यही दल अपने फायदे लेकर के आता कि हम ये करेंगे, हम हमेशा जनता का फायदा करेंगे, लेकिन जनता का फायदा करता कौन है ये दिल्ली की जनता देखना चाहती है। और दिल्ली की जनता को 2 बार झांसे में रखा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इसलिए अब वो अपने आप को मुक्ति चाहते हैं। अभी जो चुनाव था लोकसभा का, दोनों ही दलों ने, दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने मिलकर लड़ा। सातों सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया कि आप दोनों भी मिलकर के लड़ेंगे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर आप आगे नहीं आ सकते हैं। तो अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि ये लोग तो बिन पैंदे के लोटे हैं, कभी वो इसकी साइड आ जाता है, कभी वो इसकी साइड आ जाता है, कभी एक होकर चुनाव लड़ने लग जाते हैं, आज एक दूसरे के सामने होकर फिर एक दूसरे को गालियां देने लग गए हैं। तो ये जो दिल्ली की जनता है उसके सामने स्पष्ट हो गया कि कौन सरकार ऐसी है या कौन राजनीतिक दल ऐसा है जो हमारे लिए बात करता है, जो लगातार हमारे लिए ही बात करता रहा। तो हमने उनकी अनदेखी की, लेकिन अब की बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जिन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने मिलकर भी चुनाव लड़ा और अब वो राजनीतिक फायदे के लिए अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस था उसमें यह कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना है, सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, चाहे कोई कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। चाहे अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को गालियां दी हो, शीला दीक्षित जो हमारी पूर्व की सीएम रही हैं उनको दी हो, लेकिन उस पार्टी से गुरेज नहीं, उस पार्टी से परहेज नहीं और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को, उनके सारे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया कि आप अब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्रांतिकारी से जो भ्रष्टाचारी का जो 10 साल का सफर था वो दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा है और अब इनका यहां से चलता होना निश्चित है, तय है। तो इसीलिए हम दम भरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम उनको बिना भ्रष्टाचार के पूरा करेंगे। जैसे स्कूलों में इन्होंने बेंचों में किया, स्टेशनरी में जो भ्रष्टाचार किया वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। हम हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं, हम गुजरात में भी, पूरे देश के अंदर स्कूल बनाए जा रहे हैं, डेस्क लाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कहां पर होता है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नायब सिंह सैनी जी की सरकार में हरियाणा में एक भ्रष्टाचार बता दें कि उस स्कूल में यह भ्रष्टाचार हो गया, उसके लिए बेंच के लिए भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन विक्रमजीत पासी जी के लिए योगेश जी छात्रवृत्ति घोटाले की बात कर रहे हैं और इनके जो भ्रष्टाचार है वो पूरे दिल्ली के सामने है। और इन दोनों ने जो मिलकर अपना 1 इनिंग, ये आप खेलेंगे 1 इनिंग हम खेलेंगे,
वो खेल के भी दिखा दिया दिल्ली की जनता को। चलिए जवाब उनसे ले लेते हैं, डॉक्टर बेनीवाल जी उनसे जवाब ले लेते हैं। बिक्रमजीत पासी जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए जनता भी तो कहीं ना कहीं सोचती होगी कि अभी कुछ महीने पहले की तो बात है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अब दोनों आमने सामने विरोधी धड़े के रूप में चुनाव मैदान में है। बीजेपी भी इसी मुद्दे को भुना रही है, जैसा कि अभी आपने सुना डॉक्टर बेनीवाल को, उन्होंने कहा कि पहले तो साथ पैर थे, चुनाव लड़ रहे थे, आज एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, जनता सब कुछ देखती है और ये जनता ने दिखा भी दिया था लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव है, तो इस चीज को कैसे कवर अप करेगी आपकी पार्टी? देखिए सुदेश जी, वो लोकसभा का चुनाव था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत झूठी पार्टी भी है, गाली गलौच वाली पार्टी है ये, इनके पास आप शब्दों की मर्यादा कभी भी नहीं महसूस कर सकते कि कभी तो शब्दों की मर्यादा कोई तो रखे, कोई भी नहीं रख पाता। सभी इनके नेता ब्रह्मेश बिधूड़ी बने हुए हैं। अब मैं दूसरी बात करें, सुन लीजिए डॉक्टर पंकज जी, इंटरप्ट मत कीजिए, आप बहुत झूठ बोल के बार बार में आप गाली गलौच कब गाली दी आपको? एक बार भी आपको उल्टा शब्द बोला? एक भी आप शब्द बोला आपको? अरे सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। अरे आपको एक शब्द भी बोला? आपको एक शब्द भी बोला क्या? आप ऐसा झूठ ना बोले। आप झूठे आरोप लगाएंगे तो बनेंगे नहीं, हम आपकी झूठे आरोप सुनेंगे नहीं बैठ के। अरे जारू वाली पार्टी के लोग हैं आप लोग। आपने महंगाई चिल्लाई, महंगाई के उसमें एक बोतल पे एक बोतल फ्री। आपने दिल्ली की जनता को दारू बना दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपके जो आपने जो काम किए, आपने जो भ्रष्टाचार किए, उन पर जो आरोप लगाया, मैंने आपको ये नहीं कहा, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कैसा आचरण करते वो आचरण नहीं चलेगा। चलिए मैं तो पंकज बेनीवाल जी एक बार जवाब ले लेते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, पासी जी मैं सवाल उनका दोहरा देती हूँ जो आरोप लगाया उन्होंने कि पहले तो आपने देखिए आप कांग्रेस को ही हटा के सत्ता में आए थे ना, नई नवेली पार्टी थी आपकी और कांग्रेस के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार की मुहिम चलाई थी, उनके साथ आपने आते आते हाथ मिला लिया, लोकसभा चुनाव तक अलायंस बना लिया और अब फिर आप विधानसभा चुनाव में अलग अलग हो गए। इसलिए मैंने सवाल आपसे ये पूछा था, सवाल पे आ रहा था मैं, इसका जवाब दीजिए। जनता को जवाब कैसे देते होंगे आप लोग? मैं वही तो जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जनता भी समझती है इस चीज को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, संस्थाओं में घुसपैठ की, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी, इतनी ज्यादा घुसपैठ की। उसके बाद खेला नाम पे अमित शाह जी खुश होकर कहते थे हमने कर्नाटका में खेला कर दिया, धन बल ताकत का दुरुपयोग करके हमने महाराष्ट्र में खेला कर दिया, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में डकैती डाली, जो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा उसको कैंसिल किया, सबसे बड़ी चपेट थी वो इनके ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर। जब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया, जो भी पार्टी लोकतंत्र को बचाना चाहती थी वो इंडिया अलायंस के नाम पे इकट्ठी, उसमें अकेली कांग्रेस नहीं थी, अकेली आम आदमी पार्टी नहीं थी, जिसके साथ इन्होंने खेला किया और उसके कारण इंडिया अलायंस बना। लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी अगर जीती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा कारण रहा जो कांग्रेस के उस स्टेट के लीडर्स की आपस में फूट थी, और दूसरा कारण था। अब ये बात करते हैं हरियाणा की या दिल्ली की, तो मैं बताता हूं आम आदमी पार्टी की नीतियां कैसी रही हैं। दिल्ली के अंदर इन्फ्लेशन सबसे कम है, ये आप भी मानते हो, 4%, नेशनल एवरेज से भी कम है। हरियाणा में 5.8% है, यूपी में 7.2% है जो महंगाई है। हरियाणा में अंदर बेरोजगारी सबसे कम है, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये आप चेक कीजिएगा। हरियाणा के अंदर इन्होंने महिलाओं से, ये कहते हैं ना महिलाओं का, आम आदमी पार्टी, लेकिन ये बातें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उठी थी, लेकिन फिर भी जनता ने साथ दिया। उसका कारण चलिए जल्दी थोड़ा कर लीजिए, वक्त की कमी मेरे पास। पंकज जी को बहुत समय मिला, थोड़ा सा समय दीजिए। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 कारणों से जीती थी, एक कांग्रेस की अंदरूनी फूट, दूसरा वहां का जातीय समीकरण। दिल्ली में वो कुछ नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोगों को काम करके दिखाया है। महिलाओं से अगर धोखा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जो भी वायदा किया वो पूरा किया। आज दिल्ली के महिलाएं शान से बसों में सफर करती हैं, इनकी तरह इनसे पूछेगा शाहनवाज हुसैन किस केस में अंदर था, कैलाश विजयवर्गीय, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजपाल सिंह, जयोश पटेल, विजय जोली, अनिल बलूचा, कितने नाम दूं। अभी तो लेटेस्ट हरियाणा की जो हमारी पहलवान थी उनके बारे में, नेताओं के बारे में बताया, महिलाओं को सबसे ज्यादा केजरीवाल क्यों जेल में थे, फिर भाग लिए, फिर भाग लिए, क्यों जेल में थे, उठे। आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप ही के पार्टी के नेता,
पंकज भाई अरविंद केजरीवाल भाग क्यों लेते हो? जवाबों से भाग क्यों लेते हो? अरविंद जवाबों से भाग जेल में क्यों क्यों लेते थे? हो? मनीष क्यों भाग रहे हो? पंकज भाई भाग क्यों रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो जवाब आने शुरू हुए हैं। आपको तो बहुत समय मिला झूठ बोलने के लिए, अब सत्य का सामना कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ जानती है और आरोप प्रत्यारोप के परे उनको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, कोई पार्टी उनके लिए कितना सोच रही है। एक छोटा सा जवाब योगेश सियाग जी मैं आपसे चाहती हूँ, फूट की बात हो रही है, पार्टी में फूट थी उसकी वजह से, लेकिन अब दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के चुनावी राजनीति में क्या कर पाएगी कांग्रेस, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं कोई वजूद बचा है कि नहीं। देखिए, कांग्रेस हरियाणा ही नहीं पूरे देश में बहुत मजबूत स्थिति में है सुदेश जी, और मैं समझता हूं बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने हरियाणा में तो जाति का जहर फैला के बेशक से सत्ता हथिया ली, लेकिन दिल्ली की जनता, मैं पिछले 25-30 साल के चुनाव देख रहा हूं, वहां जातिगत कार्ड नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपके माध्यम से भी ये भी पूरा मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता समझदारी से वोट का प्रयोग करेगी, और जिस तरह से इन्होंने हरियाणा में महिलाओं को ठगा है, सबसे बड़ा निशाना इन्होंने आज के दिन मुद्दा सबसे बड़ा महिलाओं का मुद्दा है, और दिल्ली की जनता और हमारी बहनें पढ़ी लिखी है, सोच समझ के वोट का प्रयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना एक बलात्कारी पार्टी को वोट देना है जो कि खुली आजादी देती है। और एक और इनकी सुदेश जी अहम बात है, कोई भी अगर इन पे किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो ये उनकी पूरा बचाव करती है अपने नेताओं का, ये बहुत बड़ा मेरे पास प्रूफ है और वो मैं दे भी सकता हूं। ये माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और फैसला तो दिल्ली की जनता ने करना है। 5 फरवरी को मतदान, 8 को परिणाम आ जाएगा, तय हो जाएगा कि किसके वादों पर मुहर लगाई है, किस पर विश्वास दिल्ली की जनता ने लगाया है, विश्वास जताया है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।